देखिए, सेल वॉल जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, ये था कि इसमें इन द प्लांट सेल्स। अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। एंजियोस्पर्म 5 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स कौन से हैं? थैलोफाइटा। ठीक है, तो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ये आते हैं और इनमें भी सेल वॉल होगा। प्लांट है तो फोटोसिंथेटिक होना ही है, सेल वॉल होना ही है, तो मिनिमम उसका जो पहचान है, इन द सेल्स ऑफ थैलोफाइटा, जिन्हें हम लोग एल्गी कहते हैं, सेल वॉल may be made of cellulose, glycans, mannans, galactans, some minerals like calcium carbonate, etc. अब ये सब क्या है? ग्लाइकैन यानी शुगर that contains glucose, mannans यानी शुगर that contains mannose, galactans sugar that contains galactose, ये इनका मीनिंग है। सेलुलोज ये तो अपने आप में पॉलीमर है, ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यहीं पे थोड़ा सा बता दें, ये सब शुगर मॉलिक्यूल्स है ना। और कई बार हम लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे कहते हैं क्या सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। भाई एक मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो रहा है और लाखों मॉलिक्यूल उसमें ग्लूकोज के यूनिट के रूप में पाए जा रहे हैं, आखिर कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं कि इस तरीके से बन जाते हैं? अलग अलग मॉलिक्यूल का नाम हो जा रहा है। तो ये कुत्थी सुलझेगा हम लोग का कब? जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से कैसे पॉलीमर बनाकर अलग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है, तो दैट विल बी टेकन अप देयर। फिलहाल इतना जाने, ये जो ग्लूकोज है, यहाँ जो मैनोज देख रहे हैं, यहाँ गैलेक्टोज देख रहे हैं, दीज आर मोनोसैकेराइड्स यानी सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। इनमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज तो जानते ही हैं, है ना, शुरू से ही 10th स्टैंडर्ड तक ही आप लोग पढ़ चुके हैं। C6H12O6 इज ग्लूकोज। तो आपको जानकर खुशी होगी कि यही मॉलिक्यूलर फार्मूला गैलेक्टोज का है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला मैनोज का भी है, और तो और फ्रुक्टोज का भी यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो स्वीटेस्ट शुगर ऑन दिस अर्थ है। सबसे मीठा चीनी मतलब ये शुगर लगता है, शर्करा जिसे हिंदी में कहते हैं। ये फ्रूट शुगर है, फ्रूट्स में ज्यादातर पाया जाता है, इसलिए फल इतने मीठे लगते हैं। ग्लूकोज से ज्यादा, कई गुना ज्यादा मीठा फ्रुक्टोज होता है। तो उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, C6H12O6। अब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक से अधिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग, और वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर। सो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसे कर सकते हैं। और ऑल टुगेदर 12 या 15 ग्लूकोज के ऐसे आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इतना ही नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हुए भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। और वो कैसे आइसोमर होंगे? वो स्पेस आइसोमरिज्म शो करते हैं। और स्पेस आइसोमरिज्म में फिर दो टाइप होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस होता है, ग्रुप्स जो है ना एज ए सब्स्टिट्यूट है, हो सकते हैं दोनों ग्रुप एक ही तरफ आ जाए तो सिस फॉर्म हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेट जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है, तो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, है ना। उसके वजह से भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जो आप
पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, उसमें आपको मिलेगा कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है तो एडिशन प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस आएंगे, दैट विल बी बिकॉज ऑफ दैट। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, पर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गया। उसके वजह से क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी करने का मतलब है आप किसी मॉलिक्यूल का सोल्यूशन बनाइए, किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाइए, प्योर सब्सटेंस का, है ना, डिस्टिल वाटर में सोल्यूशन बनाइए, यानी उसमें वाटर है और वो मॉलिक्यूल है, तीसरा कुछ नहीं, ठीक है। अब इस स्थिति में इससे अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं, लाइट तो जानते हैं ये कलेक्शन ऑफ वेव्स है, तो उसमें हम सिलेक्ट करके एक ही वेव और उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लें, चूज कर लें। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि वो 70 डिग्री पे वाइब्रेट करेगा फ्रॉम द नॉर्मल, तो उस वाइब्रेशन को हम सिलेक्ट किए और उसको पास करने के लिए अलाउ किए, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये लाइट जो है अपने पाथ से भटक जाएगा, या तो दाएं या बाएं टर्न कर जाएगा। ये जो टर्निंग है ना, अपने पाथ से जो भटक जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। और ये जो हो रहा है, जो चेंज कर जा रहा है, इसे हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। एनीवे, सो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल पे जाके आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इसीलिए इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इवन समटाइम्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हुए भी मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। So there is a great variation in them that will also be taken up. Anyway, so मोटी बात यह है कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स इनके सेल वॉल पे पाए जाते हैं। किनकी बात हुई, लोअर प्लांट थैलोफाइटा। अगर हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, इन द जनरल एंजियोस्पर्मिक plant cells, their cell walls contain cellulose, hemicellulose and pectin substances, जिसमें से कि in which pectin substances are present in the middle lamella. पेक्टिन सब्सटेंस जो है वो मिडिल लैमेला पे पाए जाते हैं, और सेलुलोज हेमीसेलुलोज ये सेल वॉल पे पाए जाएंगे। अब मिडिल लैमेला का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम लोग दे चुके हैं। ये वो पार्ट है जो कि दो एडजेसेंट सेल्स को एक दूसरे के साथ एडहेयर कराता है। ये ग्लूइंग मटेरियल है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दीवार खड़ा करने के लिए ईंटा है, और सेल वॉल भी किससे बन रहा है, सेलुलोज से बन रहा है, ठीक है। तो सेलुलोज का दीवार खड़ा हो गया, सेलुलोज का दीवार खड़ा हो गया, दो अलग 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 सेल्स हैं, तो दोनों का अपना सेल वॉल होगा ना। तो अगर वो बोले कि नहीं हम अपना सेल वॉल दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, दूसरा बोले हम पहले के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये सेल्स जैसे ही एक झटका लगेगा सब बिखर जाएंगे। तो फिर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर कैसे बनेगा, इनके सेल्स को कहीं ना कहीं चाहिए ना कोई सीमेंटिंग मटेरियल, कोई जोड़ने वाला। तो वैसे में ईंटों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बीच में सीमेंट देते हैं। यहाँ उसी तरह का सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में क्या आएगा, पेक्टिन सब्सटेंसेस, और पेक्टिन सब्सटेंसेस का जो लेयर बनता है दैट इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, ठीक है। इस सेल डिवीजन के समय आपको पता चलेगा कि कैसे पहले मिडिल लैमेला आता है और उसके बाद फिर सेल वॉल ग्रो करता है। सो दिस इज हाउ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। द ECM, इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये किस में पाए जाएंगे, मोस्ट ऑफन इन द एनिमल सेल्स, क्योंकि उन्हें एक रिजिडिटी चाहिए। ECM, इट इज एज एन outer to cell
layer found mostly present in the animal cells. और ऐसा मत समझिए कि ये एक लेयर की तरह है, जैसे सेल वॉल हो गया एक लेयर बना हुआ है, वैसा नहीं होता है। क्या है, जैसे आप कभी देखे होंगे स्वेटर बुनते हुए किसी को, है ना, बहुत बार देखते हैं ज्यादा ठंड पड़ती है तो स्वेटर डबल लेयर का होता है। अब सोचिए एक लेयर ऐसे है, दूसरा लेयर ऐसे है, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहे तो ये नहीं लगेगा डबल स्वेटर कोई पहना हुआ है। ऐसा तो होता नहीं, वो तो जब भी उतरता है तो एक ही साथ उतरता है, जब भी चढ़ाते हैं तो एक ही साथ। तो कैसे हो रहा है, दो दो लेयर में स्वेटर है तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होंगे, है ना। अब बीच में गैप है तो आप ऐसे समझिए, उस स्वेटर को इमेजिन कीजिए और उसके बीच में एक लेयर समझ लीजिए, एक पतला सा पेपरी लेयर है। तो दैट पेपरी लेयर इज इक्विवेलेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब उस स्वेटर का जो आउटर लेयर है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इनर लेयर जो देख रहे हैं इस स्वेटर का दैट इज इक्विवेलेंट टू साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन बस बाउंड्री पे ही नहीं होता, ये पूरे सेल के अंदर ऐसे वैसे बिने हुए। ठीक है, ये एक नेटवर्क, एक जाल है, एक प्रोटीन फाइबर्स का जाल है। अब इमेजिन हो रहा है कैसे कैसे होगा, जैसे मकरा का जाल देखे ना, ढेर सारा मकरा का जाल एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसमें से पार करना, हाथ निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, होता है ना। उसी तरह से समझिए, इट इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स जो सेल के अंदर है। क्या कहते हैं, ये साइटोस्केलेटन बना रहा है और सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे एंड तक फैला हुआ है। इमेजिनेशन हो रहा है किस तरह का होगा। यानी हम लोग जो सोचते हैं कि सेल के अंदर में ये मटेरियल्स सेल के अंदर में ये मटेरियल्स इतने फ्रीली प्रेजेंट है, इतने फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते। सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म इतना फ्री नहीं होता, उसे बहुत सारे, है ना, ये नेटवर्क बांध के रखते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दैट बांधा हुआ नेटवर्क इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द साइटोस्केलेटन। ठीक है। और साइटोस्केलेटन जो बन गया, अब ये अंदर के तरफ है, बाहर से इसका कैसा कांटेक्ट बनेगा, तो ये ऐसे होते हैं कि इनके छोर, इनके एंड्स बाहर की तरफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज ए बाउंड्री ऑफ सेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अंदर में जिगजैग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये सब एक नेटवर्क बना रहा है, एंड दिस नेटवर्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है। और इन्हीं प्रोटीन फाइबर का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, और इस एक्सपोज्ड एरिया के साथ प्रोटीन का दूसरा नेटवर्क बाहर से जुड़ा रहता है। तो आप जो बाहर के तरफ से जुड़ा हुआ नेटवर्क देख रहे हैं, दिस नेटवर्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और अंदर में जो आप नेटवर्क देख रहे हैं दिस इज साइटोस्केलेटन। सो साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दे आर जॉइंड टुगेदर एट सम पॉइंट्स। ठीक है। ये बाहर से और ये अंदर से सेल को सपोर्ट दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रहा है, ताकि ये आसानी से डैमेज नहीं हो और अगल बगल के सेल्स से ये जुड़ सके। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, फ्लूइडी नेचर है ना, सेमी सॉलिड, फ्लूइडी, सेमी सॉलिड नहीं कहें, फ्लूइडी नेचर है। तभी तो इसका जो क्या कहते हैं, जो मॉडल जो इसको एक्सप्रेस करता है, इसको एक्सप्लेन करता है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये फ्लूइड ही है, और इसको एक जगह, मतलब ये फ्लूइड मटेरियल दूसरे फ्लूइड के साथ अगर जुड़ने जाएगा तो यूनिफाई हो जाएगा। कैसे है, जैसे एक पानी का बूंद है,
बगल में दूसरे पानी का बूंद है, बोथ आर फ्लूइड, दोनों फ्लो कर सकता है ना। हम चाहें कि दोनों एक दूसरे से जुड़े और अपना आइडेंटिटी बनाए रखे, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। दोनों पानी का बूंद आपस में मिलकर एक बड़ा पानी का बूंद बना देगा। तो वैसे सोचिए, अगर ह्यूमन का एक सेल दूसरे सेल के बगल अगल बगल में रहे और दोनों आपस में जुड़ना चाहे और इसका सपोर्ट ना रहे, तो जानते हैं क्या होता? दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिक्स होकर एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाता और सेल का साइज बढ़ जाता, तो सेल फ्यूजन हो जाता वो। पर ऐसा होता है? नहीं होता है। Who is stopping that and holding the cells together? The extracellular matrix should be there, and it is getting the credit to hold the cells together. ये नेटवर्क वो है जो सेल्स को एक साथ एडहेयर करके रखता है, और इसी के बारे में बोले थे कि इन्हें बनाएगा कौन? ये तो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन को बनाने के लिए कोडेड मैसेज किस पे रहता है? आरएनए में। और आरएनए को किसने बनाया? डीएनए यानी क्रोमोसोम ने। तो अगर क्रोमोसोम में एबरेशन आया, एबनॉर्मेलिटी आया, तो क्या होगा? ये प्रोटीन्स ठीक से नहीं बनेंगे, और ये प्रोटीन्स अगर ठीक से नहीं बनेंगे तो सेल का एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है, दैट विल बी लॉस्ट। और जब ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी तो ये फ्री हो जाएगा और कहीं भी घूमेगा। व्हेन कमिंग इनटू द ब्लड फ्लो, व्हेन कमिंग इनटू द लिम्फ फ्लो, हमारे अंदर दो फ्लूइड फ्लो करता है ना, एक ब्लड एक लिम्फ। तो ज्यादातर लिम्फ के मदद से ये सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। और ये जो अपना एडिशन प्रॉपर्टी लॉस कर गया, दिस इज द पीक मेटास्टेटिक स्टेट ऑफ द कैंसरस सेल्स। ये फ्री हो गए, अब ये बहुत खतरनाक हो जाए। ये लगातार डिवाइड करेंगे और इन्हें जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां जाके लॉज हो जाएंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन लॉजिंग के वजह से, इनके अनवांटेड एरिया में जाके लॉजिंग के वजह से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लाइक द लंग्स, लाइक द किडनीज, लाइक द ब्रेन्स, दे विल लूज देयर प्रॉपर फंक्शन टू डू। और इसलिए ऑर्गन फेल्योर के वजह से कैंसर पेशेंट्स की डेथ होती। दिस इज द रीजन। एनीवे, सो आप इंपॉर्टेंस इसका समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और साइटोस्केलेटन का। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करें। यहां एक लाइन लिखिएगा, लिखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीएम एंड साइटोस्केलेटन। द इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीएम एंड सीएस, साइटोस्केलेटन, सीएस। The importance of ECM and CS are well defined in the importance of ECM and CS are well defined in animal cells, are well defined in animal cells. They are organized with the help of different proteins and sugar molecules. Different proteins and sugar molecules. Full stop. These molecules are called CAM, यानी सेल एडहेशन molecules. These molecules are called CAM, यानी cell adhesion molecules. They have following functions. They have following functions. जैसे कि पहला पॉइंट कर लीजिएगा,
They support the plasma membrane of animal cell. They support the plasma membrane of animal cell from inside and outside. They support the plasma membrane of animal cell from inside and outside. Second point, they are interconnected. They are interconnected in cytoplasmic space. They are interconnected in cytoplasmic space. Stabilizing the cytoplasmic space, stabilizing the pockets, stabilizing the pockets where the organelles, where the organelles are present, where the organelles are present. Full stop. अगला point. They help the adjacent cells. They help the adjacent adjacent cells, अगल बगल के cells, adjacent cells to hold together and form tissue, to hold together and form tissue. To hold together and form tissue. Full stop. They, अगला point, they also help the cells. They also help the cells to recognize. They also help the cells to recognize between self and non-self. Between self and non-self. मतलब अपना और पराया जो सेल है उसके बीच में फर्क करने में ये मदद करता है. Which is the between self and non-self, comma देके, which is the basis of generation of specific immune response, which is the basis of generation of specific immune response against pathogens, or foreign molecules, अब आएंगे बाउंड्री में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कंपोजिशन, ये बना किन से होगा? लिपिड, प्रोटीन एंड सम शुगर मॉलिक्यूल्स. लिपिड में कैसा लिपिड रहता है? द काइंड इज फॉस्फोलिपिड. शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं?
in short chains, mostly joined with the proteins of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये जुड़े रहते हैं और प्रोटीन्स दे remain as a floating icebergs in the ocean of lipids. This model is called as fluid mosaic model, given by Singer and Nicholson. ये साइंटिस्ट बंधु थे जिन्होंने इसके एक्चुअल अपीयरेंस को या इनके स्ट्रक्चर को डिकोड किया था, डिसाइफर किया था, खोज निकाला था। तो ये होता कैसे है? पहले तो हम लोग देखें ये फॉस्फोलिपिड बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिपिड के बारे में हम लोग को जानना होगा। लिपिड क्या होते हैं? ये हैं लिक्विड या फ्लूइड फैट्स एट रूम टेम्परेचर। ये ऐसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहेंगे। एग्जाम्पल ऑयल्स, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो फिर भी इसमें सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, फिर भी ये इस कैटेगरी में आएगा। फिर सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, है ना। तो ये सब जो ऑयल हैं ये सभी इसकी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा ये लिपिड है कैसा, और ये मेजोरिटी में रहता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आप सोचिए ये ऑयल है मेनली, और ऑयल आपके बाउंड्री को बना रहा है। तो इमेजिन कीजिए ये अगर हमारा अल्टीमेट बाउंड्री होता सेल का, तो आपको लगता है इतना लंबा चौड़ा ऑर्गेनिज्म बन सकता था, हाथी जैसा, व्हेल जैसा? तो इट इज द साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स दैट इज मेकिंग इट पॉसिबल, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। समझ गए? नाउ यू कैन इमेजिन और अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीएम एंड सीएस। ये मेजोरिटी में होता है। और ऑयल क्या होता है देखते हैं, एक ड्रॉप ऑयल पानी में गिर जाए तो पानी के साथ मिल जाता है क्या कभी भी? आप सब्जी में ऑयल देकर ही फ्राई करके सब्जी बनाइए, उसमें तेल तैरेगा ही तैरेगा, चाहे कितना भी कम आप ऑयल डालिए, ये जरूर पानी में जाने के बाद तैरेगा। होता है ना, कभी भी मिलता है, कितना भी गर्म हो ठंडा हो, no matter, they will not mix together. Why? Because their chemical nature doesn't match. And what defines their chemical nature? It is the kind of bonds that they have. दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वाटर में भी कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो ऑयल है इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है। पर ऑयल क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये मेजोरिटी में कार्बन और हाइड्रोजन से बने, इसलिए हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा तो पढ़े हैं 11th में, इंट्रोड्यूस तो हुआ ही है। तो पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट वहां से आया ही होगा। पोलरिटी में क्या होता है? जो एटम्स हैं उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो किसी कारण से, किसी मजबूरी में दोनों ने, और वो मजबूरी क्या है? या तो डुएट पूरा करना होगा या ऑक्टेट पूरा करना होगा, इसीलिए वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की ओर आते हैं, साझा करते हैं। लेकिन इसमें बेईमानी करता है कौन? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है, बिकॉज कंपैरेटिवली उसका न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, एंड दैट हैपेंस व्हेन
इट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो शेयरिंग जब होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने तरफ ज्यादा खींचने लगेगा। दिस इज इट्स न्यूक्लियर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल वे में इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो सोचिए, बॉन्ड क्या था, न्यूट्रल, किसी में कोई चार्ज नहीं, दोनों ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। अब वो जब पेयर किसी के तरफ आने लगेगा, उस पेयर में एक हिस्सा तो उसका है, तो उसके लिए कंपनसेशन के रूप में उसका प्रोटॉन ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस में है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन के वजह से उसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, उस ऑक्सीजन का उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस में है, इसलिए अगर वो वापस इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आता है तो उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। किसके वजह से आएगा? जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्रिड में यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने तरफ खींच रहा है, इस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसका प्रोटॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में था, अब वो उससे दूर हो रहा है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन के एटम पे कैसा चार्ज आने लगेगा? स्लाइटली पॉजिटिव, हालांकि पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसका है, तो जिसके तरफ खिसका है उसके एटम के ऊपर कैसा चार्ज आने लगेगा? थोड़ा सा नेगेटिव। सो एक ही बॉन्ड में एक एंड में पॉजिटिव और एक एंड में छोटा सा नेगेटिव चार्ज अगर दिखने लगे, दिस इज पोलैरिटी, दिस इज पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। जैसे दो स्टूडेंट बैठे हैं, दोनों कॉर्नर में आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, दे आर पोलराइज्ड, वो अपने अपने विचार से दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए उनमें बात नहीं होती, तो पोलराइज्ड है। लाइक दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर पोलराइज्ड एट टू कॉर्नर्स। ठीक है, और इस तरह का बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, गॉट इट? व्हाट अबाउट द हाइड्रोकार्बन? व्हाई देयर इज नो पोलैरिटी इन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स? रीजन, both of them have almost equal electronegativity। तो जब दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचने का कैपेसिटी बराबर हो या ऑलमोस्ट बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ शिफ्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, बीच में रहेगा, इसलिए दोनों में से किसी पे भी कोई चार्ज नहीं डेवलप करेगा, इसलिए बॉन्ड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। सो दिस कम्स द polarity and non-polarity for the water and the hydrocarbon। समझ में आ गया? अब दोनों का जब नेचर अलग हो गया, दोनों का काइंड ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप जब अलग हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, राइट? तो मेजॉरिटी में लिपिड होने के कारण, यहां देखिए जो इसका मॉडल है उसमें ही लिखा गया है ओशन ऑफ लिपिड, यानी खोजकर्ता ये बता रहे हैं कि लिपिड की मात्रा बहुत अधिक है। इट इज जस्ट लाइक ओशन। ओशन क्या है? बहुत ज्यादा, उसको हम ओशन करें। और ये फ्लोटिंग आइसबर्ग्स यानी तैरते हुए बर्फ के चट्टान, इनका वजूद क्या है? वो छोटे से हैं, समुद्र जितना बड़ा है उसके तुलना में बर्फ का चट्टान का क्या है हिम्मत है, क्या मतलब कि उसका शेप एंड साइज है, बहुत छोटा है। सो लाइक दैट प्रोटीन्स आर लाइक दैट एंड लिपिड्स आर लाइक दिस, सो इट इज ह्यूज। तो जो ज्यादा होगा उस एरिया का जो प्रॉपर्टी है उसी जैसा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसी फैमिली है जिसमें सभी लोग खाते पीते लगते हैं, मतलब अच्छे तंदुरुस्त हैं, और दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े दुबले हैं, तो उनके बेसिस पे, उन दुबले बच्चों के बेसिस पे आप घर का आकलन करेंगे या ज्यादातर लोग जैसे उनका कहेंगे ये लोग तो बहुत मोटे ताजे खाते पीते लगते हैं? कोई कहेगा लंबे दुबले पतले जैसे घर के लोग हैं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो हर जगह क्या होता है, जो चीज दिखता है मेजोरिटी में, जैसे मान लेते हैं हम दिल्ली गए और पटना गए, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, हालांकि पटना काफी डेवलप किया है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करने जाएं तो दिल्ली में जितने तरह के आपको मॉडर्निटी दिखती है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न यूटिलाइजेशन, सोच लोगों का जैसा दिखता है, उतना ज्यादा डेवलप्ड और मतलब फार रिच सोच हम लोग को पटना के लोगों में नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि वहां पे भी इस विचार के लोग नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग
जो कि बाहर से आके बसे हैं, तो उनकी सोच यहाँ पे है कुछ अच्छा करना है, लाइक दैट। फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहां ज्यादा होने के कारण उस तरह का सोच वहां ज्यादा है। तो हम लोग के भी बारे में मन में क्या विचार आता है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, ऐसा सोचते हैं। तो क्या है, जिस तरह का मेजोरिटी जैसा दिखता है, उस एरिया, उस स्ट्रक्चर का जो नेचर है वैसा ही कहा जाने लगता है। तो यहां देखिए, जो प्रोटीन्स हैं, आप पढ़ेंगे प्रोटीन बने होते हैं 4 तरह के एमिनो एसिड से, पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें कुछ हम ढंग से कर नहीं सकते ये चार्ज हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कुछ ना कुछ पोलरिटी रहता ही रहता है प्रोटीन में। लेकिन लिपिड क्या है, मेजॉरिटी में इसमें कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई पोलरिटी नहीं होता, आई मीन। तो लिपिड कैसा नेचर का हो जाएगा, नॉन पोलर। और प्रोटीन और लिपिड में ज्यादातर करके कौन दिख रहा है, लिपिड, इसलिए इसका नेचर कैसा होने लगेगा, नॉन पोलर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होने लगता है, नॉन पोलर। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग देखते हैं ये पोलरिटी कैसे इंट्रोड्यूस करता है अपने आप। तब देखिए, जो लिपिड्स हैं ये बने होते हैं किन से, या ये तो फैट्स ही है ना। तो पहले देखें फैट्स कैसे बनते हैं। फैट्स आर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर है। तो ग्लिसरॉल हो गया CH2OH, CHOH एंड CH2OH। दिस इज ग्लिसरॉल। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कोई एक फैटी एसिड ले लें, फॉर एग्जांपल हम यहां लेते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसके साथ कोई भी फैटी एसिड लें, जैसे पिछले क्लास में आप लोग को जब फैट्स पढ़ा रहे थे, कहां, रेस्पिरेटरी कोशेंट में, वहां बता चुके हैं, यहां R ले लिया जाए, ठीक है। तो ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, यहां R आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, ये R1 आ गया, मान लेते कोई और है। अब यहां पे भी तो यहां CH2 नहीं, CH होगा। अब यहां देखिए CH2O, अब यहां पर कोई और एसिड आने के वजह पे, मतलब जगह पे, यहां अगर फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो ये ऐसे दिखेगा, भाई यहां जरा मामला साफ किया जाए। ये पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं। जैसे CH2O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ R है, ठीक है। यहाँ CHO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ R है, मान लेते हैं दोनों सेम टू सेम हो गए। यहाँ पे CH2OH है ना, और इसका रिएक्शन एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ हो रहा है, ये है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इनके देखिए फॉस्फोरस कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ 1 1, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ OH और यहाँ OH मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेट कर दे, बचेगा कितना, इसमें 1 ऑक्सीजन बच जाएगा, या तो इसका या इसका, अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं। 1 ऑक्सीजन तो बचेगा ना, और 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर 1 ऑक्सीजन बचता है तो इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली, और इधर से अगर फास्फोरस ने ऑक्सीजन लॉस किया
तो फास्फोरस का एक वैलेंसी खाली, और अगर इस कार्बन ने लॉस किया ऑक्सीजन को तो कार्बन का एक वैलेंसी खाली। इन एनी केस ये आके जुड़ेगा कैसे, तो देखिए CH2O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ CHO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R, और यहाँ CH2O, यहाँ कार्बन के जगह फास्फोरस डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH। दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव रिटन अर्लियर। ये वही चीज है ना जो पहले लिखा गया। अब इसमें देखिए तो ये CH2O है, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसा है ना बॉन्डिंग, और ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर पूरी तरह से एक्सपेंड करके देखते हैं तो कैसा बॉन्डिंग है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर कार्बन है जो कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी ना इधर से या उधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचे, तो ये और ये दोनों बॉन्ड पोलर होगा ना, होगा। तो यहां पे भी वो चीज एप्लीकेबल होगा, यहां पे भी वो चीज एप्लीकेबल होगा, होगा ना। ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, फास्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप का है। सब भूल गए, पीरियोडिक टेबल पढ़े है ना, तो हाँ ना बोलते क्यों नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन, यानी ये पूरा इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पोलर होगा, ये पार्ट पोलर होगा। और R ये छोटा मोटा नहीं है, कार्बन 16 या कार्बन 18 है, अगर प्लांट है तो 16 कार्बन का, पामेटिक एसिड का, यहां 15 होगा, एक कार्बन तो वहां दिया हुआ है। और अगर एनिमल सेल हुआ तो ये स्टीयरिक एसिड का 17 कार्बन का चेन है। तो ऐसे 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 लहराते हुए आगे चलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, दिस इज पोलर हेड, नॉन पोलर टेल्स, कर सकते हैं ना। और इसीलिए देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पे बनाता है, इस तरह से बनाता है। तो बोलिएगा एक लेयर तो समझ में आया, दिस इज अंडरस्टूड व्हाई दिस इज एन एक्स्ट्रा। इसके बारे में भी लॉजिक हम लोग समझते हैं। फिलहाल इतना समझ गए, तो किस तरीके से इसे पोलर हेड और नॉन पोलर टेल प्राप्त हुए ये पता चल रहा है। यहां तक कीजिए। अब देखिए ये पोलर हेड और ये नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। तो अगर ये एक लेयर बनाता है, ये एक आया पोलर हेड नॉन पोलर टेल के साथ, ये दूसरा आया बगल में, है ना, ये तीसरा आया, चौथा आया, 5 लेकर चलते हैं। सबका अपना, सभी फॉस्फोलिपिड्स हैं, सबका पोलर हेड नॉन पोलर टेल, पोलर हेड नॉन पोलर टेल ऐसे है। अब ये यूनिडायमेंशनल तो होता नहीं है, ये चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, यानी कि ये स्फेरिकल शेप ले रहा है। सेल का शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल शेप में है तो ये एक लेयर तो बना दिया। मान लेते हैं स्फेयर है, फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, तो फुटबॉल का जो चमड़ी है ना, दैट इज इट। तो इसने एक लेयर तो पूरा बना दिया। और सेल के बाहर कौन है, वाटर, सेल के अंदर भी वाटर है, तो बाहर के वाटर के साथ ये पोलर हेड
बड़े अच्छे से दोस्ती निभा रहा है, पोलर पोलर एक जैसे, तो इसको कोई भी रिपल्सन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अंदर का क्या, ये तो नॉन पोलर टेल लटका हुआ है और सेल के अंदर जो वाटर होगा उसके कांटेक्ट में आएगा, फिर वहां से अनस्टेबिलिटी आएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा वहां से। तब उससे बचे कैसे, तो कहता है इसका भी उपाय है, हम नीचे के तरफ से भी इसी तरह लिपिड का लेयर बना देंगे, जैसे डबल लेयर स्वेटर था। तो दोनों लेयर क्या हो गए यहां पे, फॉस्फोलिपिड के, ठीक है। लेकिन अंतर है, फॉस्फोलिपिड का जो पोलर हेड है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के तरफ फेस करेगा और दूसरा वाला जो लेयर है उसका पोलर हेड साइटोप्लाज्मिक सरफेस को फेस करेगा। अब दोनों का जो नॉन पोलर टेल है वो एक दूसरे को फेस करेगा। तो समझ गए, ये इंसान का लेयर अपना सर ऊंचा रखेगा, दूसरे इंसान का लेयर जो है उसका पैर ऊपर वाले लेयर के इंसान के पैर के सामने रहेगा, ऐसे। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से ये अपने आप को अरेंज किया। इससे क्या हुआ, अंदर का लेयर साइटोप्लाज्म के वाटर के साथ और बाहर का लेयर एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर निभा रहा है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया और ये अब आसानी से डिस्टर्ब नहीं होगा। पर इसका इंटीरियर अंदर का हिस्सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का हिस्सा वो क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि यहां सभी नॉन पोलर टेल्स लटके हुए, ठीक है। और अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल इससे पास करना चाहेगा, फॉर एग्जांपल वाटर बाहर से अंदर आना चाहेगा, ये रोकेगा, क्यों, यहां पे तो इसका दबदबा है। तो वाटर को कैसे एंट्री दें, तो बोलता है उसके लिए आप वीआईपी पास बनाइए, चैनल बना दीजिए, इस रास्ते से वाटर आना जाना करे, ठीक है। सोडियम कैसे जाएगा, पोटेशियम कैसे जाएगा, तो आप जितने तरह के आयंस, जितने तरह के पोलर मॉलिक्यूल सोच सकते हैं जो सेल को जरूरी है, उनके लिए आप ऐसे ही चैनल्स बना दीजिए, समझ रहे हैं ना, सुरंग बना दीजिए, उस सुरंग के रास्ते, उस चैनल के रास्ते ये सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आना जाना करेंगे। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड लेयर, मतलब जो नॉन पोलर लेयर है जो अंदर दबा हुआ है, वो उसे अलाउ नहीं करेगा। ये यहां तक तो आ जाएंगे लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो फिर उसके लिए आप रास्ता दे दीजिए। नाउ हु विल मेक दिस रूट, कौन ये रास्ता बनाएगा, प्रोटीन्स। इसीलिए बहुत सारे प्रोटीन्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे जो आर पार चले गए हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है टीएम प्रोटीन, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा पेनिट्रेट करके इसमें प्रेजेंट होंगे, पूरा पूरा आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो थोड़ा सा एंटर करके रह जाता है, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम लोग मान लिए हैं कि इंट्रासेलुलर फेस है या साइटोसोलिक फेस है और इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है, तो ये प्रोटीन्स दोनों जगह पाए जाते हैं, अलग अलग काम के लिए ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए तो, क्या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन का ही एक टाइप नहीं कहलाएगा? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन की खासियत क्या है, इस बाइलेयर को, लिपिड बाइलेयर जो है, फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है, इसको थोड़ा सा तो परमिएट किया हुआ है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इतना कर गया कि उस पार निकल गया, ये स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएंगे। तो इसीलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक काइंड ऑफ
इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जिन्हें एक काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्रोटीन होंगे जो सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, परमिएट नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होंगे दोनों ही सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स क्या हैं, इन्हें कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये बहुत लूजली अटैच्ड हैं और किसी भी समय, है ना, ज्यादा झटके लगने पे या किसी तरह का केमिकल चेंज आने पे बड़े आसानी से सरफेस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये कहलाएंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेसिकली हमें दो तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के दो टाइप होते हैं, एक जो स्लाइटली इनर्वेट करते हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, और एक जो पूरा आर पार चले जाते हैं वो। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एक ही टाइप, इंट्रिंसिक प्रोटीन का दो टाइप। तो ये हो गया लिपिड और ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया लिपिड बाइलेयर। समझ में आया? अब है शुगर मॉलिक्यूल्स का स्थान कहां होगा? तो कहता है क्या बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, इनके साथ ही शुगर रेसिड्यूज जुड़े रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन, और कई बार चेन में, है ना, ब्रांचिंग भी हो जाती है। जैसे ये है, इससे कार्बोहाइड्रेट का या शुगर का चेन लगा हुआ है और चेन में ब्रांचिंग भी है ऐसे। तो ये हो गए चेन्स विथ स्लाइट branching in the sugar molecules. ये हो गया प्रोटीन फर्स्ट, ये भी हो गया प्रोटीन फर्स्ट, ये हो गया प्रोटीन सेकेंड ए, ये भी हो गया प्रोटीन सेकेंड ए, और ये हो गया प्रोटीन सेकेंड बी। ठीक है, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये हो गया प्रोटीन सेकेंड बी टाइप। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ये हो गए, ये रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन सेकेंड ए, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसे हम लोग कह रहे हैं यही, यहां दिखाई दिया गया है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इसे हम लोग टाइप 1 मान लिए और ये टाइप 2। और ये क्या है, शुगर के चेन्स जिनमें ब्रांचेस भी कभी कभी हमें दिखाई पड़ते हैं। नाउ इस फिगर से हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, तो फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिपिड bilayer of a portion of plasma membrane। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब लिखिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट लिखिए ट्रांसपोर्ट। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला है ट्रांसपोर्ट। जैसे कि लिखिए मॉलिक्यूल्स कैन be transported, molecules can be transported in and out of the cell
in and out of the cell through plasma membrane या PM, in and out of the cell through plasma membrane. Full stop. This transport can be of two types. Passive transport, active transport. Passive transport, energy independent, और active transport, energy dependent. इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या हुआ, इस पे एटीपी खर्च नहीं होगा, नो यूज ऑफ एटीपी। और इस पे क्या होगा, यूज ऑफ एटीपी। इसमें एटीपी खर्च होगा, उस पे एटीपी खर्च नहीं होगा। ठीक है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे चल के दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये नॉन पोलर्स हैं। अब बोलिएगा ऑक्सीजन नॉन पोलर है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों एटम एक दूसरे के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों का ताकत बराबर, काहे को इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट करेगा, सेंटर में रहेगा, तो नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सिमेट्री देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, ये फ्लैट मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें पोलैरिटी है नहीं। जितने ताकत से इधर का ऑक्सीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उतने ताकत से वो खींच रहा है बगल वाला, तो दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो गया, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इसलिए नॉन पोलर एटसेट्रा। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहां जो आप एग्जांपल देखे भाई, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, शुगर मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, कहीं आयन है, कहीं पोलर है, तो क्या वो अलाउ होगा, ये जो नॉन पोलर टेल है इसको पार कर सके, नहीं कर सके, क्योंकि मेजॉरिटी में यही है। इसलिए उन्हें एक ट्रांजिट पाथवे देना है, यही जो चैनल प्रोटीन्स हैं, और इसलिए इसे चूंकि फैसिलिटी दिया जा रहा है, जगह दिया जा रहा है जिससे आना जाना करे, इसलिए ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां तक कीजिए। हो जाए तो बोलिए, तब तक इधर साफ करें। हो गया। अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल तो देना है। एग्जाम्पल इसमें आएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा बाय देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसपोर्टर और चैनल
प्रोटीन्स, ये इनके एग्जाम्पल में आएंगे, जैसे ग्लूकोज, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, लाइक ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, bicarbonate ion, etc. हो गया? लिखिए, वो टाइम की तरफ मत देखिए, 11 बजे तक क्लास है, मैसेज आया है ना, फिर चिंता मत कीजिए, लिखिए। हो गया? तो पहला प्रॉपर्टी था या पहला फंक्शन था, ये इसका फंक्शन नंबर 2 लिखिए। it is the inner boundary of the cell. It is the inner boundary of the cell, and it contains the cytoplasm, और यही साइटोप्लाज्म धारण करता है। इनर बाउंड्री ऑफ सेल एंड इट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन नंबर 3 में, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। It is semi-permeable in nature, so allows materials to cross it, which are non-polar, while prevents crossing of polar molecules and ions, and prevents crossing of polar molecules and ions, bracket में, and so it is semi permeable, ब्रैकेट बंद। अगला पॉइंट लिखिएगा फंक्शन में, with the help of its sugar molecules, at the protein surface, at the protein surface, it helps to distinguish between self and non-self, etc. बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये मेजर हैं।
इसके बाद हमारे पास है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, वैक्यूल आता है, लाइसोसोम आता है। ठीक है, बारी बारी से देखें। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, दरअसल ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ है, उस साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स तैयार करते हैं और इन कंपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो पाता है। इसीलिए यहां हम लोग कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। दे, लिखते भी चलिएगा, दे फॉर्म कंपार्टमेंट्स inside the cytoplasm for certain definite functions. So they provide division of labor। ये इसलिए इनका डिवीजन ऑफ लेबर प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण इनके वजह से होता है। बारी बारी से देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट इन्हें ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरीके से पाए जा सकते हैं। हालांकि ये मेजोरिटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये कम ही होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये कम ही इस तरीके से फ्री मिलेंगे, ज़्यादातर वो वैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ है क्या, इनका जो पॉइंट ऑफ एसोसिएशन है, ज़्यादातर ये पॉइंट ऑफ एसोसिएशन आपको मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन के साथ।
न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, तो उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये जाके फ्यूज किया हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, ठीक है। और क्या है कि ये देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है, और ये ट्यूब जो है इंटरकनेक्टेड है, अंदर में एक दूसरे से कहीं मीट करते हैं। तो ये जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सिस्टर्ना। सिस्टर्ना प्लूरल हो गया, सॉरी सिंगुलर हो गया, और ये सभी मिलकर सिस्टर्नी कहलाएंगे, प्लूरल हो गया। इस सिस्टर्ना का 2 सरफेस है, एक है एक्स्ट्रा लुमिनल सरफेस, और ये लुमिनल सरफेस, और ये जो ब्लैंक स्पेस है ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन यानी खाली जगह, पाइप के अंदर का जगह पाइप का ल्यूमेन कह सकते हैं। उसी तरह से जो इंटरकनेक्टेड है ना, ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के इंटरकनेक्टेड एरियाज अंदर के तरफ क्या बना रहे हैं, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन के तरफ का जो सरफेस है ल्यूमिनल सरफेस हो गया, और ल्यूमेन के बाहर का सरफेस क्या हो गया, एक्स्ट्रा लुमिनल सरफेस। ठीक है, यहां तक कीजिए, तब तक ये जो लिखा हुआ है इसको मिटाएं। अच्छा ये लिखा हुआ है ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो लिख चुके हैं। मेम्ब्रेन, MEMBRAN, एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
हो गया? इसके अंदर में फ्लूइड होता है, फ्लूइड इज प्रेजेंट। इस फ्लूइड में कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स ऑफ मेनी काइंड्स। एक होता है एंजाइम, एक होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग कैपेबल प्रोटीन्स। मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को फोल्ड करते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग कैपेबल प्रोटीन्स, इन्हें कहा जाता है चेपेरॉन एंड चैपेरोनिन। इनमें से कुछ हैं जो एनर्जी खर्च करते हैं, एटीपी खर्च करते हैं और तब जाके प्रोटीन को फोल्ड करते हैं। कुछ हैं जो एनर्जी बिना खर्च किए हुए प्रोटीन को फोल्ड करते हैं, राइट। तो ये कई तरह के प्रोटीन्स कैरी करता है और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, सम एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको नॉन टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी ऐसे एंजाइम्स में होती है। ये भी यही पाए जाते हैं और इसीलिए एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, पहले भी आया है कई बार, कि लीवर में, किडनी में और भी 2-3 आपको ऑर्गन्स दिए हुए रहेंगे, किस में सबसे ज्यादा ईआर पाया जाएगा? तो हेपेटोसाइट्स पे ईआर ज्यादा पाया जाएगा, बिकॉज लिवर इज द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन आवर बॉडी, सो इट विल हैव मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स कई तरह के काम करते हैं। एक तो आप देख रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं उन्हें सॉल्युबल बना देता है। अब सॉल्युबल बनाने के बाद जब एलिमिनेट करेगा, सेल से बाहर निकलेगा तो आएगा किस में? ये क्या कहते हैं, लिम्फ होते हुए ब्लड में आएगा। आने के बाद ब्लड जब फिल्टर होने के लिए किडनी की ओर जाएगा, सॉल्युबल मटेरियल है, किडनी से, किडनी के बोवेंस कैप्सूल में, मतलब कि नेफ्रॉन के बोवेंस कैप्सूल में आ जाएगा और फिर ये एब्जॉर्ब बैक नहीं होंगे। तो इसीलिए याद कीजिए, जब हम लोग किडनी पढ़ते हैं, उसके फंक्शन में पढ़ते हैं, तो वहां पे एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, केमिकल्स लिखते हैं, यही वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये उन्हें इनसॉल्युबल टॉक्सिक मटेरियल्स को सॉल्युबल बनाकर, है ना, बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। देयर आर मेनी फंक्शंस, यहां तक कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ईआर। जिसको आप एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो एक ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट है, साइटोलॉजी। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जो सेल के ऊपर ही किताब लिखे हैं, सिर्फ सेल के ऊपर। वो 1200 से 1500 पेज का वॉल्यूमिनस बुक है और वो आप एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और वो भी कितना, मैक्सिमम 15 से 20 पेज होगा। तो 1500 पेज का ज्ञान 15 पेज में कैसे समेट सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए बहुत सारा चीज आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, ये क्या है, ऐसा होगा। पर जैसे जैसे आप बायोसाइंस में आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे आपको इसके बारे में और ज्ञान मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। हो गया ये?
प्रोटीन्स ऑफ मैनी काइंड्स, इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए अपनी सुविधा के लिए। एक हो गया जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम बनकर रहते हैं प्रोटीन, एक हो गया जो सर्टेन एंजाइम से वो अलग काम करेंगे, और एक हो गया ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन को फोल्ड करते हैं और इन्हें चैपेरोन और चैपेरोनिन कहते हैं। ये सभी इस ल्यूमेन में जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसमें पाया जाता है। और ये क्या है? इंटरकनेक्टेड बंच ऑफ ल्यूमेन्स है जिन्हें हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टर्न से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए फंक्शन में पहला पॉइंट लिखिए, इट गिव्स साइट ऑफ अटैचमेंट, it gives site of attachment to the ribosomes, it gives site of attachment to the ribosomes, full stop। इसी में लिखिएगा due to this its surface turns rough, due to this its surface turns rough, full stop। इसी में लिखिएगा it is now rough ER या शॉर्ट में RER, it is now rough ER, rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER, full stop। पैरा चेंज करके इसी में लिखिएगा RER synthesis protein, RER synthesis protein at its surface and immediately import the protein into the lumen for modification, into the lumen, and immediately import into the lumen, अंदर मंगा लेता है, into the lumen for modification, full stop। सेकेंड लिखिए, it has enzymes for detoxification, तीसरा लिखिए, its lumen can fold the newly formed protein, and package it, PACKAG, package it, इसे पैकेज करता है, and package it into small vesicles, and transport it to the Golgi complex, अगला पॉइंट लिखिएगा, it has enzymes for lipid synthesis, fat synthesis, etc. So comma देके, so lipids are produced here, इसी में लिखिएगा, generally smooth
generally smooth ER, स्मूथ ER मतलब हो गया वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे कि राइबोसोम अटैच नहीं हुआ, तो क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। उसी के बारे में कर रहे हैं। जनरली स्मूथ ER सिंथेसिस प्रोटीन, सॉरी लिपिड, जनरली स्मूथ ER सिंथेसिस लिपिड। हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल में ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट मशीनरी का। और ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट का ये एक इनिशिएटर है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, इट इज द इनिशिएटर ऑफ, इट इज द इनिशिएटर ऑफ इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग, initiator, INITIATOR, initiator of intracellular trafficking, ब्रैकेट में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिकिंग, ब्रैकेट में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहीं तक रखिए।